नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जो ना केवल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि उससे कहीं ज्यादा बढ़कर इसकी इंपॉर्टेंस हमारे समाज के लिए है, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है और महिलाओं के सम्मान से रिलेटेड है। हम चर्चा करेंगे मैरिटल रेप के बारे में, वैवाहिक बलात्कार। आज से लगभग एक महीने पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक रेप विक्टिम से अदालत में सवाल पूछा था कि क्या तुम बलात्कारी के साथ शादी करने को तैयार हो। एक अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केस आया जहां पर एक महिला को शादी का झांसा देकर या बहला फुसलाकर बलात्कार किया गया। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि जज ने यह पूछा वकील से कि अगर एक महिला और पुरुष पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, उनके जैसे साथ रह रहे हैं, तो फिर यहां पर रेप का क्वेश्चन कैसे आता है? कैन यू कॉल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम एज रेप? इन दोनों केसेस ने बलात्कार और शादी का जो संबंध है वो फिर से एक बार स्पॉटलाइट में ला दिया है। और ये स्पॉटलाइट में आया है तो हम भारत में क्या कानून है उसको जानेंगे कि क्या मैरिटल रेप लीगल है या नहीं, अगर है तो कौन से प्रावधान के तहत है और क्यों रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा, हम जानेंगे कि भविष्य की राह क्या है और दुनिया में दूसरे देशों में इस वक्त क्या कानून है, कितने देशों में मैरिटल रेप इस वक्त लीगल है। अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो महिपाल सर इज माई हैंडल और अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिपाल राठौड़ इज माई आईडी। अगर आप पाथफाइंडर के लेक्चर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल pathfinder_UPSC को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये दोनों केसेस जो मैंने अभी मेंशन किए, इनमें जो क्राइम है यानी कि रेप का, वो सीवियर पेनल्टी रखता है। और पेनल्टी किसके तहत है? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो कि निर्भया केस के बाद में लाया गया था। लेकिन इस कानून के तहत कड़ी सजा देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में तो अभियुक्त से यह पूछा कि क्या तुम पीड़िता से शादी करना चाहते हो या फिर जेल जाना चाहते हो। तो जहां पर शादी को बलात्कार के सॉल्यूशन के रूप में ऑफर किया जा रहा है वो जुडिशरी का फेलियर है। उस लड़की के अधिकारों की रक्षा जुडिशरी नहीं कर पा रही है। इस प्रकार की टिप्पणियां जब भी आती हैं जुडिशरी से तो कई एक्टिविस्ट जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते हैं उनका ये कहना है कि इस प्रकार का मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट, महिला विरोधी माइंडसेट, जहां पर विक्टिम को ब्लेम किया जाता है, पीड़िता को ही दोषी करार दिया जाता है कि तुमने ही बलात्कार के लिए उकसाया होगा, ये कुछ कुछ उसी प्रकार का माइंडसेट है जहां पर दूसरी परिभाषा ये दी जा रही है कि बलात्कार का न्याय ये होगा कि आप शादी कर लें विक्टिम से। अब ये वाला जो इस तरह का जो माइंडसेट है, ये जब टॉप जुडिशरी में देखा जाता है तो ये और भी ज्यादा निराशाजनक है। इस प्रकार के कमेंट्स जब सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, खास करके तब जब निर्भया केस अभी भी एक तरह से फ्रेश है भारत की मेमोरी में, हमारी समाज की मेमोरी में। अगर हम एनसीआरबी का डेटा देखें तो 2019 की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो बताती है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के देश में 4,05,000 से भी अधिक केसेस दर्ज हुए थे। और याद रखना, ये वो केस हैं जो थाने तक पहुंचे, एफआईआर दर्ज हुई। और इनमें भी 2018 के मुकाबले 7.3% की वृद्धि देखी गई थी। 70% महिलाएं देश में किसी ना किसी प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती हैं अपने जीवन काल में। ये कई सर्वे रिपोर्ट्स बता चुकी हैं। एनएचएफएस जो हुआ था, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे जो होता है, उसकी रिपोर्ट में ये बात आई थी 70% महिलाएं देश में किसी ना किसी प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती हैं। और ये जो एनसीआरबी वाला डेटा है ना 2019 का, इसमें 4 लाख में से 30% केस क्या थे? क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, यानी कि अपने ही परिवारजन, अपने ही पति के द्वारा हिंसा का शिकार होना। ऑलमोस्ट 1/3 केसेस इन 4 लाख में से इस प्रकार के थे। रेप के केसेस थे ऑलमोस्ट 8%। और अगर क्राइम रेट रजिस्टर्ड पर लाख वुमेन पॉपुलेशन आप देखो तो 62.4 है, यानी कि भारत में प्रति 1 लाख महिलाओं पर 62 महिला केस दर्ज करती हैं अपने खिलाफ हुई हिंसा के लिए। तो क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात कर रहे हैं हम, दूसरे क्राइम्स की तो बात ही नहीं कर रहे, जैसे कि कोई किसी की चेन छीन ली या फिर ये चोरी वोरी जैसे इसमें शामिल नहीं है। इसमें केवल महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो हिंसा है उन केसेस को यहां पर मैं बता रहा हूं। अब आते हैं हम सेक्शन 375 पे। तो देखो, भारत में बलात्कार की जो सजा है वो इंडियन पीनल कोड के तहत दी जाती है। तो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में 2 धाराएं हैं, इनको याद रखिएगा, सेक्शन 375 और 376। 375 क्या करता है? रेप को डिफाइन करता है कि एग्जैक्टली क्या बलात्कार कहलाएगा कानून की नजर में। यह डिफाइन किया जाता है 375 में। 376 में बलात्कार की सजा क्या होगी यह डिफाइन किया जाता है। तो 376 में सजा बताई गई है और 375 में यह बताया गया है कि व्हाट एग्जैक्टली विल कॉन्स्टिट्यूट एज रेप। तो सेक्शन 375 में पहले तो डिफाइन किया गया है कि एग्जैक्टली रेप होता क्या है, किन कंडीशंस में रेप माना जाएगा कानून की नजर में। लेकिन आखिर में इसमें 2 एक्सेप्शन, 2 अपवाद बताए गए हैं कि 2 केस ऐसे हैं जहां पर हम इसे रेप नहीं मानेंगे, ऐसा भारत का कानून कहता है। तो पहला एक्सेप्शन है मेडिकल प्रोसीजर। अगर किसी मेडिकल प्रोसीजर के दौरान वेजाइनल पेनिट्रेशन होता है तो दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज रेप।
एक्सेप्शन नंबर 2, सेक्शुअल इंटरकोर्स और सेक्शुअल एक्ट बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी 15 साल से बड़ी उम्र की बीवी के साथ जबरन सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करता है, जबरन शब्द का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया गया है, केवल यह लिखा गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब उसमें जबरन भी हो सकता है, कंसेंशुअल भी हो सकता है, यानी कि सहमति के साथ और बगैर सहमति दोनों ही इसमें माने गए हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, एक व्यक्ति का अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं कहलाएगा, चाहे वो बिना सहमति के भी हो या सहमति के साथ हो। तो नॉन कंसेंशुअल सेक्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेप। ये वाला जो एक्सेप्शन है ये हमेशा से इस आईपीसी की धारा 375 में रहा है। अब देखिए, ये इंडियन पीनल कोड 1850 के दशक में लिखा गया था, 1860s में लागू हुआ था। उस समय विक्टोरियन इंग्लैंड के सामाजिक परंपराओं के अनुसार ये कानून भारत में बनाए गए थे। अब विक्टोरियन इंग्लैंड में महिला को अलग से अधिकार नहीं दिए जाते थे, यानी कि वहां पर भी ये वही स्थिति थी जो हमारे देश में कई सालों तक थी, तो वो इंग्लैंड में भी थी। आज के नजरिए से मत देखिए, आज से 150 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं। तो महिला को अलग से नहीं देखा जाता था, जो अधिकार उसके पति को हैं वही अधिकार उसे दिए जाते थे। और लीगली महिला और पुरुष को एक माना जाता था कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है तो लीगल एंटिटी ही उन्हें एक माना जा रहा है। तो इसीलिए रेप में, शादीशुदा केसेस में रेप का कोई नाम ही नहीं उठता, और इसी प्रकार से भारत में भी ये कानून बनाया गया। और ये कानून आज भी भारत में लागू है। एज पर द करंट लॉ, अ वाइफ इज प्रिज्यूम्ड टू डिलीवर परपेचुअल कंसेंट टू हैव सेक्स विद हर हस्बैंड आफ्टर एंटरिंग इनटू मैरिटल रिलेशंस। इसका मतलब है कि अगर एक औरत एक आदमी के साथ शादी करने की सहमति दे देती है, अगर शादी करने की रजामंदी दे देती है, तो उसने जीवन भर के लिए परपेचुअली अपनी सहमति शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी दे दी है। ऐसा भारत का कानून मानता है। इंप्लाइड कंसेंट इसको कहते हैं, कि आपने जब शादी करी है तो इंप्लाइड है कि आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंप्लाइड कंसेंट। और बार बार जब भी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की बात आती है, तो जो भी सरकार में होता है उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको आज दिन तक क्रिमिनलाइज नहीं कर पाई है। उनके अनुसार अलग अलग बहाने दिए जाते हैं। कभी कोई कहता है कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। एक बार एक सिटिंग मिनिस्टर ने कहा था कि भारत का सामाजिक ताना बाना इससे पूरा बिखर जाएगा। एक गवर्नर ने यह बात कही थी कि अगर मैरिटल रेप को हमने क्रिमिनलाइज कर दिया तो पति घरों से ज्यादा पुलिस थानों में मिलेंगे। मतलब इस तरह की स्टूपिड बातें कही जाती है हमारे सीनियर लीडर्स के द्वारा। दीज आर ऑल सिटिंग मिनिस्टर्स। इनमें से कई महिला मंत्री भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी, ठीक है, क्योंकि लगभग हर पार्टी के हर बड़े नेता ने इसी प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। तो देयर इज नो यूज ऑफ सिंगलिंग देम आउट। आपने न्यूज में पक्का इनकी बातें सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो गूगल करके देख लेना। अभी जो मैंने बातें बोली हैं वो आपको सब पता चल जाएगा किसने क्या बोला था, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों को इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहता हूं अभी। बात यह है कि भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी नेता हैं, कोई भी इतना दमखम नहीं रखता कि वो मैरिटल रेप को डिक्रिमिनलाइज कर सके। हो सकता है कि कोई एक या दो इक्का दुक्का एमपी हो अपनी पार्टी में जो अलग राय रखते हो, लेकिन ऐसे मेजॉरिटी में नहीं है। और अगर हैं तो फिर वो पार्लियामेंट में इसको अभी तक इल्लीगल घोषित नहीं करवा पाए हैं। 2013 में जब निर्भया केस के बाद में जस्टिस वर्मा कमीशन बना था, उसके बाद एक नया कानून आया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें रेप की सजा में काफी सारे बदलाव किए गए थे। उस वक्त भी ये चर्चा उठी थी कि जब बदलाव कर ही रहे हो, अब जब निर्भया केस के बाद वो जो जुवेनाइल वाला पूरा मैटर था उसको लेकर बदलाव हुए थे, अमेंडमेंट आए थे, तो उस समय भी डिमांड उठी थी कि मैरिटल रेप को भी शामिल करना चाहिए ना। जब आप बलात्कार के सारे नियम कानून चेंज कर रहे हैं, सजा के प्रावधान बदल रहे हैं, तो मैरिटल रेप को भी उसमें शामिल किया जाए। तो जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने तो ये सुझाव दिया था सरकार को अपनी रिपोर्ट में कि विक्टिम और परपेट्रेटर के बीच में अगर कोई भी रिलेशनशिप है तो उसको आप डिफेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता था कि मैंने इस लड़की का रेप किया तो मैं इसका बॉयफ्रेंड हूं, या फिर मैं इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप पे हूं, या फिर मैं इसका पति हूं। ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। अगर उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप यानी कि सामाजिक रिलेशनशिप है, उसको डिफेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी अ डिफेंस अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेशन। तो उन्होंने तो ये सुझाव दिया था कि मैरिटल, मतलब इनके इस सुझाव का मतलब ही यही है, इंप्लाइड मीनिंग ही यही है कि अगर उनके बीच में रिश्ता है भी तो उसके कोई मैटर नहीं करेगा, बलात्कार की सजा इक्वल होनी चाहिए। वैसे एक बात आपको और बता देता हूं कि ये वाला जो एक्सेप्शन है, इसको आर्टिकल 14 के तहत भी आप गलत मान सकते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ये वाला कानून क्या कर रहा है, भारत में एक शादीशुदा महिला और एक कुंवारी महिला के बीच में डिफरेंस बना रहा है। डिफरेंस कैसे कि अगर एक शादीशुदा महिला कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है और मेरे पति ने किया है, तो उसके लिए वो रेप नहीं माना जाएगा, उसके लिए कानून अलग है। और अगर कोई लड़की जो शादीशुदा नहीं है
वो कहती है कि रेप हुआ है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट कानून में बताई गई है। तो ये एक डिफरेंशिएशन है, आर्टिकल 14 के तहत भी है। अगर आप देखें तो आइडियली ये गलत होगा। और वर्मा कमेटी क्यों गठित करी गई थी, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि तो निर्भया केस जो हुआ था दिसंबर 2012 में, उसके बाद में जस्टिस जे.एस. वर्मा के लीडरशिप में एक कमेटी का गठन किया गया था कि भारत में जितने भी रेप से संबंधित कानून है या फिर जो रेप की डेफिनेशंस हैं प्लस गैंग रेप से संबंधित जो प्रावधान है, उसमें सजा का प्रावधान है, उसको बदला जाए। उसके रिकमेंडेशंस देने के लिए जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी बिठाई गई थी। ओके, तो वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एग्जैक्टली ये लाइन कही थी, रिलेशनशिप बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट इज नॉट रेलेवेंट टू द इंक्वायरी into whether the complainant consented to the sexual activity, and the fact that the accused and the victim are married or in another intimate relationship may not be regarded as a mitigating factor justifying lower sentences for rape. इसका मतलब है कि पीड़िता और अभियुक्त के बीच में अगर कोई भी संबंध था, कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो शादी का संबंध हो, लिव इन रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का संबंध हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर सजा मिल रही है तो वो सजा इन सब बातों को साइड में रखते हुए, दरकिनार करते हुए मिलनी चाहिए। भारत में अक्सर ये देखा गया है कि अगर अक्यूज्ड ये प्रूव कर देता है कि मैं विक्टिम के साथ रिलेशनशिप में था या फिर पहले कंसेंशुअल सेक्स हो चुका है, तो ऐसे में अक्सर देखा गया है कि अदालतें कम सेंटेंस देती थी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, आज भी होता है। तो जे.एस. वर्मा कमेटी ने भी इसका संज्ञान लिया था और उनको भी पता था कि इस तरह की घटनाएं देश में होती है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये रिलेशनशिप मैटर करनी ही नहीं चाहिए। और अगर पहले कभी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंट दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि उस समय जब रेप का आरोप लगाया गया है तब भी कंसेंट या तब भी सहमति दी गई है। तो अगर कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप में सब कुछ आ गया, शादी भी आ गई, लिव इन रिलेशनशिप्स भी आ गए, अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में भी है और वहां पर भी अगर लड़की क्लेम करती है कि बलात्कार हुआ है, तो उसको भी उसी प्रकार से देखा जाए जैसा कि आप किसी अविवाहित महिला के केस में देखें। मतलब सबको बराबरी की नजर से देखो, विवाहित होना अविवाहित होना कोई डिफरेंशिएशन का कारण। लेकिन जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा कि अगर मैरिटल रेप को हम क्रिमिनलाइज कर भी देते हैं और मान लो ऐसा केस अदालत में पहुंचा, तो हो सकता है कि अदालतें अगेन पति को एक सॉफ्ट नजर से देखें और उन्हें थोड़ा कम सेंटेंस दें। ऐसा साउथ अफ्रीका में कई बार हो चुका है। साउथ अफ्रीका ने इससे निपटने के लिए 2007 में अपने यहां का क्रिमिनल लॉ अमेंड किया था और उसमें साफ तौर पर लिख दिया गया कि अगर विक्टिम और अक्यूज के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो उसको बिल्कुल भी रिगार्ड नहीं किया जाएगा, उसको सर्कमस्टांशियल या कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस नहीं माने जाएंगे। ये बात वहां के कानून में लिखित है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो अक्यूज्ड हैं वो इसी प्रकार का डिफेंस बनाते थे कि देखो इस लड़की के साथ तो मैं 2 साल से रिलेशनशिप में था, पहले भी सेक्स हो चुका है, तो आज ये झूठा आरोप लगा रही है। चाहे वो झूठा है या नहीं, अब वो अदालत तय करेगी, लेकिन इस प्रकार से बातें बताई जाती है डिफेंस के द्वारा। और होता यह है कि उसके कारण सजा थोड़ी सी कम कर दी जाती है, जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है वो नहीं दी जाती है, थोड़ी सी कम सजा दी जाती है। तो जे.एस. वर्मा कमेटी ने भी यही कहा था कि हमें भी यहां पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स क्या रहे हैं दुनिया में पिछले कुछ सालों में रिगार्डिंग मैरिटल रेप। तो यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक केस आया था, सीआर वर्सेस यूके। उसमें यह कहा गया, अ रेपिस्ट रिमेन्स अ रेपिस्ट रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द विक्टिम। तो यूरोप में इस फैसले को, इस जजमेंट को काफी साइट किया जाता है। तो अगर विक्टिम आरोप लगा रही है किसी पर बलात्कार का, तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो उसका पति हो, पिता हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो वो उस व्यक्ति के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेप इज रेप, इट डज नॉट मैटर कि कोई रिलेशनशिप में है या नहीं। भारत में 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, शंभू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि चाहे आरोपी पीड़िता से शादी करने का ऑफर ही क्यों ना दे दे, यहां पर रेप में सजा का प्रावधान कम नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो दिया जाएगा, उसको आप इस बेसिस पर रिड्यूस नहीं कर सकते, उसको केवल इस बिना पे कम नहीं किया जा सकता कि आरोपी जो है वो पीड़िता से शादी करने को तैयार है। इस बेसिस पर रेप की सजा कम नहीं करी जा सकती है। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कॉम्प्रोमाइज इन रेप केसेस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है, लेकिन अभी तक ये हमारे कानूनों में रिफ्लेक्ट नहीं करती है। अब बात करते हैं ग्लोबल सिनेरियो की। तो देखिए, दुनिया के ज्यादातर देशों में 100+ कंट्रीज में मैरिटल रेप इज अ क्राइम। दुनिया के ज्यादातर देशों में वैवाहिक बलात्कार की सजा दी जाती है, जितनी एक दूसरे रेप केस में होती है उतनी की उतनी। केवल 36 कंट्रीज हैं जिनमें मैरिटल रेप के बारे में या तो कानून है ही नहीं, या फिर उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि अगर शादीशुदा औरत अपने पति पर बलात्कार का आरोप लगाती है तो उसके लिए कोई सजा नहीं होगी। ऐसे केवल 36 कंट्रीज हैं दुनिया में और भारत उनमें से एक है। और आप देखेंगे कि ये लाल रंग में जितने देश हैं, जो कि ज्यादातर अफ्रीका या एशिया के ही कंट्रीज हैं, केवल उनमें इस प्रकार के कानून हैं। बाकी दुनिया के लगभग सभी देशों में जितने भी ग्रीन कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ और साउथ अमेरिका, यूरोप,
रशिया और आप देखिए अफ्रीका के भी जो सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के ज़्यादातर देश हैं उन सब में वैवाहिक बलात्कार को स्पेसिफिकली क्राइम घोषित किया गया है। तो भारत के लिए ये काफ़ी शर्मनाक बात है कि हम उन 36 देशों में आते हैं जहां पर मैरिटल रेप इज़ नॉट अ क्राइम। 2013 में यूनाइटेड नेशंस भी भारत सरकार को कह चुका है कि आप कानून बनाइए और वैवाहिक बलात्कार को क्रिमिनलाइज कीजिए। 2013 में यूएन कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, इसने ये सुझाव भारत सरकार को दिया था। और यूनाइटेड नेशंस अपनी तरफ से एक डिक्लेरेशन भी घोषित कर चुका है, डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा से संबंधित ये घोषणा है। इसके अंदर एग्जैक्टली डिफाइन किया गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा क्या होगा, वायलेंस अगेंस्ट विमेन क्या होगा। और इस डेफिनेशन में फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल तीनों ही प्रकार की हिंसा को शामिल किया गया है। आप चाहें तो इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं इस पूरी डेफिनेशन को। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे मुझे लगता है कि यूपीएससी नहीं बल्कि आप अगर एक अच्छे समाज के नागरिक बनना चाहते हैं तो ये मुद्दा आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप सभी एक एडल्ट हैं और आप देश का भविष्य हैं, तो इसके प्रति थोड़ी अवेयरनेस रेज कीजिए और अपने आसपास अपने दोस्तों को इस मुद्दे के बारे में बताइए। क्योंकि देखिए, जब तक जनता डिमांड नहीं उठाती तब तक भारत में कोई कानून नहीं बदलता है। अगर जनता डिमांड उठाती है तो डेफिनेटली इस प्रकार के कानून बदले जा सकते हैं। जाते आते आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर जिसके तहत 4 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, वो 28 अप्रैल तक ये ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आप 2022 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस कीजिए, आपको ऑलमोस्ट 1.5 साल की वैलिडिटी यहाँ मिल जाएगी। अगर मान लो प्रीलिम्स अगस्त सितंबर तक जाता है तो वो तब तक के लिए आपका कोर्स वैलिड रहेगा। आप रिवीजन को ज्वाइन कर सकते हैं, रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी अगर आप लेते हैं तो 2023 के प्रीलिम्स तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, चाहे कभी भी प्रीलिम्स की डेट हो। और याद रखिए कि इन सभी कोर्सेज पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। इफ यू यूज द कोड महिपाल यू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स क्लासेस लेते हैं और यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप ऐसा नहीं है कि केवल 4 या 5 फिक्स टीचर्स में बंधे हुए हैं। आपको अगर कोई टीचर अच्छा नहीं लगता आप दूसरे टीचर्स के लेक्चर्स को देख सकते हैं। प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का यही फायदा है कि आप किसी भी टीचर को कभी भी अपनी सहूलियत के अनुसार देख सकते हो। जो बैच आपको पसंद है उस टाइम को आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो प्लस सब्सक्रिप्शन जो है ये आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन इस प्राइस पर नहीं लेना है। यू विल हैव टू पे दिस प्राइस। अगर आप कोड यूज करते हो महिपाल आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और प्लान है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है इसमें भी आपको ये प्राइस पे नहीं करनी है। 10% डिस्काउंट आपको सीधा मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। और अगर आपके पास कोई मेंटर उपलब्ध नहीं है तो फिर आप इस प्लान के साथ जाइए। अगर आपके पास कोई आस पड़ोस में आपके सोशल सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मेंस को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक गए हैं, वो आपको गाइड कर सकें अच्छे से मेंस के बारे में, आपके आंसर्स को चेक कर सकें, तो फिर आप इस प्लस कोर्स के साथ जा सकते हैं। और मुझे पर्सनली देखिए कई लोग ईमेल करते हैं कि आप हमारे आंसर्स चेक कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आपके आंसर्स नहीं पढ़ सकता हूं। मुझे बहुत सारे ऐसे ईमेल आते हैं लेकिन मैं सबको मना करता हूं कि मैं आपके आंसर्स पर्सनली नहीं पढ़ के फीडबैक दे पाऊंगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, दिन में काफ़ी समय उसमें चला जाएगा। हाँ, अगर मैं ऐसे ही बोल दूं कि बस पढ़ के मैंने आपको बता दिया फीडबैक तो दैट इज़ नॉट अ जेन्युइन फीडबैक। एक प्रॉपर फीडबैक चाहिए होता है जो अभी हम एज टीचर्स आपको नहीं दे पाते जो पढ़ा रहे हैं ड्यू टू आवर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उन लोगों के लिए ये आइकॉनिक कोर्स मैटर करेगा, उनको यहाँ पर फायदा होगा। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप इस कंबाइंड प्लान को लेते हैं। अलग अलग मत लीजिएगा। अगर लेना है ऑप्शनल की तैयारी भी करनी है देन गो विद दिस वन। यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट है। अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी होगी। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस अन्य सभी एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। रिमेंबर, डू नॉट पे दिस प्राइस, यूज द कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं, हफ्ते में 6 दिन, संडे को छोड़कर 12:30 बजे टेस्ट लाइव हो जाता है। 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। अगर अच्छी रैंक लेकर आओगे तो हमने कुछ अवार्ड्स भी रखे हैं। जो अवार्ड विनर्स हैं हफ्ते में 2 बार उनकी लिस्ट को हम अनाउंस कर देते हैं। पाथफाइंडर के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखिएगा।